हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिएक्ट क्यों एक लाइब्रेरी है, क्यों इसे फ्रेमवर्क नहीं कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम रिएक्ट के बारे में समझें, हमें ये जानना होगा कि लाइब्रेरी क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। अ लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स दैट कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई टास्क। लाइब्रेरी कलेक्शन होती है पहले से लिखे हुए कोड्स का, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, जिससे किसी स्पेसिफिक टाइप के टास्क को आप सिंप्लीफाई कर लो, या आप कह सकते हो किसी प्रॉब्लम को आप टैकल कर लो। द प्री रिटन कोड्स आर बेसिकली सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड क्लासेस। अब देखो, ये जो प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो असल में पहले से बने बनाए फंक्शंस और क्लासेस का कलेक्शन होते हैं। अब इन्हें लिखता कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपर्स लिख के देते हैं हमें। तो लाइब्रेरी यही होती है, कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स, जिससे आप एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। अ फ्रेमवर्क इज अ फाउंडेशन ऑन विच डेवलपर्स बिल्ड एप्लीकेशन। देखो, फ्रेमवर्क एक फाउंडेशन की तरीके होता है, एक नींव की तरीके होता है, जिस पर जो डेवलपर्स होते हैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। इट प्रोवाइड अस इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद रीयूजेबल पीस ऑफ कोड टू डील विद कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट चैलेंजेस इजली। ये हमें इकोसिस्टम भी देता है और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर देता है। उसके अलावा हमें रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, यानी कि जो लाइब्रेरी में हमें मिल रहा था वो सारी चीज़ें हमें मिलती ही हैं, यानी कि पहले से लिखा लिखा है कोड मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी एक्स्ट्रा होती है। वो क्या होती है? वो होती है स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम। ठीक है, जिससे हम डेवलपमेंट के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उनको टैकल कर सकें। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि लाइब्रेरी को आप यूज़ करते हो अपनी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक फ्रेमवर्क को आप यूज़ करते हो जब आपको किसी बड़े एप्लीकेशन को बनाना होता है। ठीक है, जब आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्केल करना होगा इन फ्यूचर में, तब आप फ्रेमवर्क्स वगैरह को यूज़ करते हो। अगर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात की है। बहुत छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े एग्जांपल्स तक दिए हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्यों रिएक्ट को हम लाइब्रेरी कह रहे हैं, फ्रेमवर्क क्यों नहीं कहते हैं। It lacks a lot of built-in features and heavily depends on third-party packages that makes it confusing and time consuming। देखो, ये चीज़ तो आपको भी पता है कि रिएक्ट में बहुत सारे फीचर्स की अभी भी कमी है, और साथ ही साथ आप बहुत ढेर सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि उस पैकेज को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सीखना पड़ता है, या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे बग्स आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो पैकेज में आया है। रिएक्ट में भले कभी-कभी होता है जब आप रिएक्ट यूज़ करो आपको बग ना देखने को मिले, लेकिन जिस थर्ड पार्टी पैकेज को आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई बग आता है तो आप क्या करोगे? तो बेसिकली रिएक्ट की दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स की कमी है, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे एक-एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर राउटिंग यू नीड टू यूज़ रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो आपको राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक थर्ड पार्टी पैकेज है। ठीक है, ये रिएक्ट के द्वारा जो है मेंटेन नहीं किया जाता है, ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है। तो ये फीचर देखो, देखा जाए तो राउटिंग का फीचर रिएक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इनबिल्ट रिएक्ट में नहीं मिल रहा हमें राउटिंग का फीचर। नेक्स्ट, टू डील विद फॉर्म्स यू नीड टू सेलेक्ट वन पैकेज अमंग रिडक्स फॉर्म, फॉर्म मेक और फाइनल फॉर्म। अब देखो, फॉर्म्स को डील करने के लिए पता है बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। रिडक्स फॉर्म्स होता है, फॉर्मिक होता है, फाइनल फॉर्म्स होता है। अलग अलग लोगों ने बहुत सारे पैकेजेस बना के रखे हैं फॉर्म्स के साथ डीलिंग करने के लिए। तो बेसिकली फॉर्म्स को डील करना है तो इनमें से कोई एक पैकेज को आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब कौन सा यूज़ करें, कौन सा नहीं करें, कब किसको कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि अगर किसी नए पैकेज को आप यूज़ करते हो तो आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके साथ कैसे आगे काम करना है, उसको बड़े स्केल पे कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इस बार थर्ड पार्टी पैकेज नहीं मिला, पैकेजेस मिल गए, और जिसमें से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, फॉर मेकिंग एपीआई कॉल्स यू नीड टू डिसाइड वेदर टू यूज़ एक्सियोस और फेच एपीआई। अब रिएक्ट में एपीआई कॉल्स अगर आपको करनी है तो आप क्या करोगे? या तो आप फेच एपीआई यूज़ करो या फिर आप एक्सियोस यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर हमें थर्ड पार्टी पैकेज मिला एक्सियोस नाम का। ठीक, तो अगर मान लीजिए फेच एपीआई इतनी ही सही है या उसको यूज़ करना इतना ही ज़्यादा कन्वीनियंट है बड़े प्रोजेक्ट्स में भी, तो एक्सियोस को क्यों ही लाया गया? कोई तो वजह होगी ना। तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट, या आप कह सकते हो फीचर्स में रिच नहीं है। Next point, React does not provide the complete ecosystem to develop an application and not even provide a design system। अगर आपने किसी और फ्रेमवर्क पे काम किया होगा कभी, जैसे मान लो लारावेल वगैरह पे काम किया हो, या मान लो नेक्स्ट जेएस पे ही काम किया हो, ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो आपको इकोसिस्टम देता है। वो बताता है कि आपको क्या चीज़ें कहाँ पे रखनी हैं, आपको कैसे काम करना है, आपको अपने एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, उसका एक अपना प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम होता है। लेकिन रिएक्ट में क्या है,
आप अपने प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह है, मान लो सिर्फ़ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ही ले लो, वो आप अलग तरीके से बनाते हो, ठीक है? उसके कन्वेंशंस भी आप डिसाइड करते हो। तो इससे दिक्कत क्या होती है पता है? कि 10 लोगों का जो प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट का, वो 10 तरह का होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम नहीं है आपके पास, आप जैसे चाहो वैसे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो। तो आप 10 बार 10 लोगों के प्रोजेक्ट देखोगे, तो आपको हर बार कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका कोई प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है और ना ही कोई डिज़ाइन सिस्टम है। Next, there is no right way of doing something in React. Not even style guides are present, which means every project can look totally different. जैसा कि अभी हमने कहा कि React में किसी भी चीज़ को करने का कोई राइट तरीका नहीं है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि Axios ही यूज़ करना चाहिए, ना आप ये कह सकते हो कि सिर्फ फॉर्मिक ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है? कई लोगों को दूसरी चीज़ें कंफर्टेबल लगती है। आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, जिसके वजह से हो सकता है कई बार आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है? मार्केट में जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, आज नहीं तो कल वो बदलती है। तो जब बदलती है तो आपको मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। रिएक्ट के पास अगर उसका खुद का होता तो उस चीज़ को ही सिर्फ अपग्रेड किया जाता। तो आप रिएक्ट का जो भी मतलब फीचर होता, आप उसके हिसाब से चलते। मान लो रिएक्ट में इतने सारे अपडेट्स आएँ, तो आप क्या करते हो? आप रिएक्ट में जो अपडेट आते हैं, उनको फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको थर्ड पार्टी पैकेजेज़ में जो अपडेट्स आ रहे हैं, उनको भी रिकॉल करते रहना है, वरना आप उन पैकेजेज़ को नए वर्जन्स के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, React is referred as unopinionated because there are lots of options to do something and we have to choose our tools, that is packages, carefully and create a proper design system for every project. जितनी बार भी आप एक नया प्रोजेक्ट को तैयार करोगे तो देखो आपको सही से सोचना पड़ता है कि कौन से टूल को हमें यूज़ करना है, बेसिकली किस तरह के पैकेजेस को हम इंस्टॉल करें। क्या इस बार फॉर्म हैंडलिंग के लिए हम ये यूज़ करेंगे या दूसरा कुछ यूज़ करेंगे, राउटिंग के लिए हम ये यूज़ करें या दूसरा कुछ यूज़ करें, एपीआई कॉल्स करने के लिए हम एक्सियोस यूज़ करेंगे या फिर एपीआई यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे 10 टूल्स हैं जिनके बीच में आपको चुनना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए रिएक्ट को अनओपिनियनेटेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ज़्यादा ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा ऑप्शंस का मतलब आप हो सकता है कहोगे कि ठीक है, अगर आपको एक तरीका नहीं आता, आपको दूसरे पे काम करना आता है, उसको फ़ॉलो कर लो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कल को किसी ऐसे तरीके पे आपको काम करने को दिया जाए जो आपको नहीं आता, ठीक है? ऐसे पैकेजेस को आपको दे दिया जाए जो बड़े हैं और आपको नहीं आते, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा उन पैकेजेस को सीखने में। तो रिएक्ट को सिर्फ़ सीखना काफ़ी नहीं होता है जब भी आप रिएक्ट सीखते हो तो। हो सकता है कि आप इस बात पे हँसो या आप हमको पागल कहो, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब आप रिएक्ट को पढ़ते हो तो सिर्फ रिएक्ट पे डिपेंडेंट होते ही नहीं हो। समझ गए? तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस इज़ व्हाई रिएक्ट इज़ कॉल्ड अ लाइब्रेरी नॉट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, रिएक्ट में बहुत सारे फीचर्स की अभी तक कमी है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पैकेजेस पे डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से अगर उन पैकेजेस में कोई एरर आएगी तो हमारे प्रोजेक्ट में फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और नए-नए पैकेजेस के हिसाब से आपको चलते रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाना है तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ करने पड़ेंगे, उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और उनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा खुद को। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि हाँ ठीक है, मान लिया रिएक्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, तो ठीक है, फ्रेमवर्क में क्या होता होगा? A framework provides you proper ecosystem to develop an application. It comes up with APIs, libraries, support programs, compilers, etc. तो बेसिकली जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो पूरे इकोसिस्टम के साथ आपके पास आता है। वो कहता है हम आपको एपीआईज बहुत सारी देंगे, लाइब्रेरीज भी होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। यस, फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, टेस्टिंग के लिए टूल्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं। तो फ्रेमवर्क पूरा बंडल होता है, इसके अंदर सब कुछ होता है जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सको। ठीक है, आपको उसको स्केल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास सारे टूल्स होते हैं। अब इस चीज़ को चाहे एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट जेएस इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस सोचो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। अगर आपने नहीं पढ़ा है नेक्स्ट जेएस को तो एक बार चाहो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ लो, उसमें इतने प्यारे प्यारे फीचर्स हैं। इट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फीचर्स लाइक routing, server side rendering, API management, image optimization and much more that you can do it with React too। आप React से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, चाहे राउटिंग हो गया, चाहे सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया, API मैनेजमेंट हो गया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, लेकिन आपको बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पता हो यहाँ तक कि React के जो बेसिक आप एप्लीकेशंस बनाते हो, ठीक है, उनको जो आपके क्रॉलर्स होते हैं, गूगल के क्रॉलर्स होते हैं या जो सर्च इंजन्स होते हैं, उसे रैंक नहीं कर सकते, उसे क्रॉल ही नहीं कर सकते। तो उसका भी एक रीज़न होता है, उसको कैसे सॉर्ट करना है उसका भी एक तरीका होता है। सो बेसिकली नेक्स्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आपको राउटिंग भी मिल जाती है, आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी मिल जाती है, यानी कि एसईओ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, आपको एपीआई का पूरा मैनेजमेंट मिल जाता है और सबसे प्यारी चीज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन।
तो नेक्स्ट.जेएस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसके बस होम पेज ही खोल लो, उसके बारे में बस पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों रिएक्ट.जेएस का ये एक फ्रेमवर्क है और क्या ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमें दे रहा जो रिएक्ट.जेएस नहीं दे रहा है, जिसके वजह से नेक्स्ट.जेएस को फ्रेमवर्क कह दिया गया और रिएक्ट को नहीं कहा जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें होती है एक फ्रेमवर्क में। Next.js provides a proper place to put your files accordingly and has a design pattern that makes it a framework। देखो Next.js में हर चीज़ को रखने का, हर चीज़ को डील करने का एक पूरा तरीका होता है, एक पूरा डिज़ाइन पैटर्न होता है कि आपको किस तरह की फ़ाइल्स को कहाँ रखना है। अगर आपको एपीआईज़ के साथ मैनेजमेंट करना है तो उसकी फ़ाइल्स अलग जगह पे रखी होती हैं, ठीक है। अगर आपको जो है पेजेस बनाने हो तो उसको अलग तरीके से डील किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे तरीका प्रोवाइडेड है और जितने भी आप नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट देखोगे वो सब आपको सेम दिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में जो काम करने का तरीका है वो बता दिया गया है कि नेक्स्ट.जेएस कहता है कि आपको इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हो। नेक्स्ट, क्या हमें रिएक्ट.जेएस को हेट करना चाहिए? जब इतनी देर से हम बुराई कर रहे हैं कि रिएक्ट.जेएस में ये नहीं ना, वो नहीं ना, और इसमें देखो ये है, इसमें वो है, तो क्या करें, रिएक्ट.जेएस को बंद कर दें? नहीं। देखो अगर ऐसा होता है ना कि रिएक्ट.जेएस बेकार है तो मतलब बंद हो चुका होता अब तक सच में, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो बेनिफिशियल होगा जिसकी वजह से डेवलपर्स आज भी इसे यूज़ कर रहे हैं। और सच बात तो ये है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं जो ये कह रहे हैं कि रिएक्ट.जेएस में कमियां हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो इस तरह की शिकायतें करते हैं कि रिएक्ट.जेएस में अभी तक कमी है। रिएक्ट.जेएस बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं प्रोवाइड करता। तो बेसिकली रिएक्ट.जेएस है क्या, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें रिएक्ट को हेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो रिएक्ट.जेएस एक सिंपल सी लाइब्रेरी है जो कहती है कि हम आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देते हैं बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको चाहिए, फॉर्म हैंडलिंग हो गया, चाहे एपीआई में एपीआई कॉल्स वगैरह आपको करनी है, तो आप उसके लिए अलग-अलग पैकेजेस इंस्टॉल करो, जो आपका मन करे उसको यूज़ करो, आप अपना यूटिलाइज़ करो, हमसे मतलब नहीं। लेकिन इसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसने कहा कि हम आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, शुड वी हेट रिएक्ट.जेएस? तो आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा क्यों? अंडरस्टैंड दैट रिएक्ट.जेएस इज़ टू मच फ्लेक्सिबल। एक चीज़ समझ लो, रिएक्ट.जेएस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये आपको किसी भी चीज़ से बाइंड नहीं करती है जैसे बाकी की चीज़ें करती हैं। जब आप किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो तो आप उसके साथ बाइंडेड हो जाते हो। देखो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच की एक डिफरेंस को समझ लो, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार देख लोगे ना तो पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू अचीव समथिंग। देखो रिएक्ट.जेएस इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने कहा कि आपको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने की फीचर दे रहे हैं, आपके पास बाकी कामों के लिए हज़ार तरीके के ऑप्शंस हैं, पूरा एनपीएम यूज़ करो, एनपीएम के जितने पैकेजेस हैं आप अपना इस्तेमाल करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, यू कैन इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी पैकेजेस टू एक्सटेंड द फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं जिनसे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हो, ऐसा नहीं है कि हर पैकेज बुरा होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बग्स आ जाते हैं, लेकिन क्या उनको सॉल्व अगर कर लोगे आप तो थर्ड पार्टी पैकेजेस की हेल्प से आप कर क्या सकते हो, सोचो पहले। आप अपने फीचर्स जो है बढ़ा सकते हो एप्लीकेशन के, आप एक से एक चीज़ों को डाल सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ठीक। आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा उन पैकेजेस की वजह से। उसके अलावा रिएक्ट प्रोवाइड्स फिजिबिलिटी टू डेवलपर्स टू डेवलप देयर एप्लीकेशन यूजिंग वॉट एवर दे वॉन्ट। समझ गए, रिएक्ट मतलब इतनी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को कि आपको जो यूज़ करके फॉर्म को बनाना है, फॉर्म को हैंडल करना है, एपीआई कॉल करना है, आप करो। बट व्हेन इट कम्स टू अ फ्रेमवर्क यू आर बाउंडेड टू यूज़ व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो जब आप फ्रेमवर्क की बात करते हो ना तो आप बाउंड हो जाते हो। अगर मान लो एंगुलर आप यूज़ कर रहे हो तो एंगुलर ने जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की है आप उससे बाउंडेड हो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी ला के नहीं इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। तो फ्रेमवर्क के केस में आप थोड़ा सा बाउंड होते हो, आपके पास एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर आपको काम करना होता है। आपको जो फ्रेमवर्क जिस तरीके से भी काम करा रहा है, चाहे वो 10 लाइन 20 लाइन एक्स्ट्रा कोड आपको लिखवा रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी के केस में यानी कि रिएक्ट के केस में क्या होता है, उसने आपको पूरी फ्रीडम दी है कि आप अपने मन के पैकेजेस को इस्तेमाल करके अपने जो भी फीचर्स वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ रिएक्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ थर्ड पार्टी पैकेजेस एंड लर्न टू यूज़ देम। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रिएक्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है तो थर्ड पार्टी पैकेजेस के साथ आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, और उसके अलावा उनको यूज़ करना कैसे है वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा कि हमने कहा कि लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चाहो तो चेक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।